हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान, जो कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक बहुत वास्ट है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान। देखिए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसका लक्ष्य देश के प्राइमरी स्कूलों के ढांचे को मजबूत बनाना, ठीक है ना, जिससे कि देश का हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने जीवन का विकास कर सके। इस योजना के कई उद्देश्य हैं, जैसे बालिक बालिका के अंतर को समाप्त कर देना, देश के हर गांव शहर में प्राथमिक स्कूल खोलना, मुफ्त शिक्षा देना, निशुल्क पाठ्य पुस्तक देना, स्कूल ड्रेस देना, शिक्षकों का चयन करना, उनको लगातार प्रशिक्षण देना और इसके अलावा स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा का निर्माण करना, पेयजल और प्रसाधन की व्यवस्था करना, ठीक है ना। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और इसमें आपने सुना होगा स्कूल चले हम करके कविता भी आती थी, जो कि बहुत लोकप्रिय हुई थी, ठीक है ना। तो आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित एक प्रमुख कार्यक्रम है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब है दोस्तों सभी के लिए शिक्षा। ओके, सभी के लिए शिक्षा इस नाम से भी इसको जाना जाता है। सार्वभौमिकरण का मतलब यह है कि यूनिवर्सलाइज, यानी सभी के लिए शिक्षा हो। दोस्तों, अगर आप इसका नारा देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सब पढ़ें सब बढ़ें। ओके, तो ये इसका एक नारा है और इस शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक, भारत सरकार द्वारा 2000 और 2001 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक दोस्तों, इसके लक्ष्य के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्राइमरी स्कूल के ढांचे को मजबूत बनाना था और देश के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था, ताकि वो अपने जीवन का विकास कर सके, ठीक है ना। इसके अलावा एक और लक्ष्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना था, यानी 2010 तक एक हम कह सकते हैं हमारी जो शिक्षा है उसकी क्वालिटी है वो संतोषजनक हो जाए और उसको सभी को प्राप्त करवाना था। ठीक दोस्तों, इस योजना में 8 मुख्य कार्यक्रम हैं, जिसमें एकीकृत बाल विकास यानी ICDS, जिसको हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा इसमें आंगनबाड़ी भी शामिल है। ओके, अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जो कि 2004 में शुरू हुई थी। इसको भी अब सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है ना। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC व अल्पसंख्यक की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रावधान करने से संबंधित योजना है। यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मुख्यतः बालिका शिक्षा से संबंधित एक योजना है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादातर SC ST OBC और अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए आवासीय आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रावधान है, ठीक है। और इसमें कुछ अगर इसकी खास बात करें तो देखिए 75% सीट जो हैं वो SC ST OBC और अल्पसंख्यक की बालिकाओं के लिए आरक्षित है, जबकि 25% जो सीटें हैं वो गरीबी रेखा से नीचे वाले रहने वाले जो लोग हैं उनकी बालिकाओं के लिए आरक्षित है। इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान को हम 86 व संविधान संशोधन 2002 द्वारा निर्देशित भी हम मान सकते हैं, क्योंकि 86वें संशोधन 2002 में आपको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी राज्य द्वारा, और इसके लिए आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। पहले यह कर्तव्य हुआ करता था, ओके, और अब इसके बाद इसको अधिकार बना दिया गया। तो 2010 तक 205 मिलियन बच्चों को अनिवार्य रूप से निशुल्क एवं प्राइमरी शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया था, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 86वें संशोधन 2002 से भी इंस्पायर्ड है। ओके, अब प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ग्रामीण बच्चों के लिए
हर 1 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक स्कूल और हर 3 किलोमीटर की दूरी में उच्च प्राथमिक यानी 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल खोले हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। अब बात आती है दोस्तों कि ऐसे जरूरी क्यों हैं, यानी सर्व शिक्षा अभियान की जरूरत क्यों है। देखिए, सबसे पहले इसके 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत ही कमजोर था, पहला कारण। और गरीब वर्ग के पास बच्चों को पढ़ाने हेतु पर्याप्त धन की कमी थी। ठीक है ना। दो चीजें थी, एक तो हमारे प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत ही ज्यादा कमजोर था और समाज के उच्च वर्ग के लोग तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजकर शिक्षा दिला देते थे, लेकिन जो गरीब वर्ग के बच्चे थे उनके पास पढ़ने के लिए धन की कमी थी। यानी गरीब वर्ग के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त धन की कमी थी, तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान की जरूरत महसूस हुई। तो दोस्तों, इसीलिए सरकार ने यह योजना शुरू की। आज के समय में देश के सभी प्राइमरी स्कूल में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। आपने देखा होगा, इसके साथ ही बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, मुफ्त किताबें मिलती हैं, स्कूल ड्रेस है, बैग, जूते जैसी सभी आवश्यक चीज़ें मुफ्त में प्रदान की जाती है। ठीक, इस योजना से प्राथमिक शिक्षा के स्तर में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। अब दोस्तों जानते हैं इनके उद्देश्यों के बारे में। देखिए, इसके उद्देश्यों को मैंने फिर से शॉर्ट में ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला इसका उद्देश्य था कि भाई 2003 तक सभी बच्चे स्कूल जाने लगे, पहला। ठीक, 2003 तक इनकी कोशिश थी कि जितने बच्चों के लिए ये शुरू की गई योजना 205 मिलियन बच्चे, तो ये 2003 तक आपके स्कूल जाने लगे और 2007 तक ये प्राथमिक शिक्षा के 5 साल पूरे कर लें और 2010 तक स्कूली शिक्षा के 8 साल पूरे कर लें। ठीक, इसके अलावा जो कि इसका मेन उद्देश्य था ही कि प्राइमरी स्कूल में संतोषजनक एवं उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, ये इसका अगला उद्देश्य था। ओके, इसके अलावा दोस्तों 2007 तक सामाजिक अंतर एवं लिंग भेदभाव को प्राथमिक स्कूलों और जूनियर स्कूलों में खत्म करना। ओके, इसके अलावा 2010 तक भारत में सार्वभौमिक रूप से एसएसए को लागू करना, यानी सर्व शिक्षा अभियान को लागू करना, जिससे कि 2010 तक हमारे देश में प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिल सके। ओके, इसके अलावा देखिए, राज्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी थी इन्होंने 2010 तक कि भाई 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने एसएसए के लिए धन को का भी आवंटन किया था, एक फंड भी बनाया था। तो इस योजना को शुरू करने में शुरू में 7,000 करोड़ दिए गए थे। ठीक है ना। बाद में इसको 2011 में 21,000 करोड़, यानी वर्ष 2011-12 के लिए 21,000 करोड़ आवंटित किए गए थे। ठीक है ना दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं भाई, एसएसए के अंतर्गत अगर प्राइमरी स्कूलों को अच्छी शिक्षा देनी है तो उसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों को अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दिए, जैसे कि भाई शिक्षा पद्धति के बारे में उनको बताना, बाल विज्ञान, ठीक, बाल मनोविज्ञान, मूल्यांकन पद्धति, अभिभावक प्रशिक्षण। तो इसके साथ लगातार प्रारंभिक शिक्षकों को भिन्न भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ठीक है ना, जिससे वो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों यहाँ पर, शिक्षक प्रशिक्षण। ओके, इसके अलावा दोस्तों एक और योजना जिसके बारे में हम बात कर लें, वो एक तरीके से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही आती है, जिसको हम बोलते हैं पढ़े भारत बड़े भारत योजना। देखिए, ये आपकी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत योजना है, जिसमें कक्षा 1 व 2 के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है और उनको गणित के प्रश्नों को हल करना भी सिखाया जाता है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही आता है। तो कभी इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पढ़े भारत बड़े भारत योजना किस शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर है समग्र शिक्षा अभियान, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हुआ क्या है कि भाई अब जो एसएसए है, यानी सर्व शिक्षा अभियान है, उसको राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संग जोड़ दिया गया है 2018 में, और अब इसको समग्र शिक्षा अभियान के रूप में भी जाना जाता है। ओके, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब दोस्तों बारी आती है एसएसए के फोकस्ड एरिया की, जहाँ पर इन्होंने हम कह सकते हैं कि जहाँ पर इनका मेन फोकस होना चाहिए।
तो वहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है बालिकाओं को शिक्षा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बालकों के साथ साथ बालिकाओं को भी शिक्षा दिलाना इनका मुख्य बिंदु है, यानी फोकस का एरिया है कि वहाँ पर इनका मेन फोकस है। ओके, इसके बाद दोस्तों जो विशेष ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको भी शिक्षा प्रदान करना भी इनका मेन फोकस एरिया है। ओके, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कि इसका उद्देश्य भी है, बालक बालिका के अंतर को समाप्त करना समाज में, और इसके अलावा कि भाई माता पिता हैं उनको भी अपनी बालिकाओं को स्कूल भेजने हेतु प्रोत्साहित करना, ये भी इसका बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इसके अलावा देखिए दोस्तों प्राथमिक शिक्षा, जैसे मैंने पहले ही बोला भाई प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, भाई देश में हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को सुधारना, वो इसका एसएससी का मुख्य लक्ष्य है या मुख्य फोकस्ड एरिया, ये भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उसका मेन फोकस है। और हम कह सकते हैं कि भाई समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं लाइक एससी एसटी ओबीसी, इनके बच्चों को भी शिक्षित करना, इनको मुख्य धारा से जोड़ना और उनको शिक्षित करना। ओके, और इसके अलावा सामुदायिक एकजुटता को भी बढ़ावा देना, तो ये इसके फोकस्ड एरिया हैं जहाँ पर ये कार्य करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके प्रमुख घटक की, ठीक है, यानी इसके कंपोनेंट की। तो आपने ये नाम सुने होंगे, सबसे पहले आता है बीआरसी जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर क्या होता है कि यहीं से प्राथमिक स्कूल के लिए बच्चों को पाठ्य पुस्तक, ड्रेस, जूते और अन्य वस्तुओं का वितरण किया जाता है, और इसके अलावा यहाँ से प्रशासनिक कार्यों का भी संपादन किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बीआरसी, ज़्यादातर आप बीआरसी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। इसके अलावा आता है सीआरसी यानी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, इसका भी काम वही है, इसका कार्य है ब्लॉक में इन चीज़ों का आवंटन, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एआईआई और एमजीएलसी भी चलते हैं। चौथा इनका जो कंपोनेंट है वो है नागरिक कार्य। नागरिक कार्य में भी इनका कुल बजट का 33% निवेश होता है, ठीक। इसके अलावा निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज के समय में प्राइमरी स्कूलों में निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की जाती हैं, ठीक। अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D से भी इसको जानते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो आपकी शिक्षा दी जा रही है तो उसका सतत मूल्यांकन करना, उसकी निगरानी करना, पर्यवेक्षण करना, ठीक है ना। और इसी तरह से अनुसंधान और मूल्यांकन हेतु प्रत्येक स्कूल को 1500 रुपये दिया जाना, ये इसके मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा भी देखिए महिला साक्षरता पे भी विशेष निगरानी करता है ये, और एससी एसटी ओबीसी की शिक्षा पर भी विशेष उनके बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष निगरानी होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा देखिए दृश्य पाठ्य सामग्री हेतु ये बच्चों को पोस्टर, चार्ट, स्केच पेन आदि वस्तुओं भी इसके अंतर्गत दी जाती हैं। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका दोस्तों वो है विद्यालय अनुदान, ठीक। इस परियोजना के लिए प्रत्येक स्कूल को 2000 रुपये, सॉरी यहाँ पर 3000 गलत लिखा हुआ है, 2000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। ओके, जिससे स्कूल अपना पुस्तकालय सही कर सके, स्कूल का सौंदर्यीकरण कर सके, मरम्मत का कार्य कर सके, फर्नीचर, संगीत वाद्य यंत्र और अन्य कार्य हेतु यह धनराशि खर्च की जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों शिक्षक अनुदान। देखिए एसएसए को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को भी 500 रुपये का अनुदान दिया जाता है। 2007-8 में कुल मिला के 5,47,590 से अधिक शिक्षकों को अनुदान दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इसका एक कंपोनेंट में आता है, ठीक। और इसके अलावा जो हमने अभी डिस्कस किया था शिक्षक प्रशिक्षण, देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। देखिए अगर सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाना है तो शिक्षकों को प्रशिक्षित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके लिए इनको नए पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है, परीक्षा सुधार की ट्रेनिंग दी जाती है, इनको ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में शिक्षण दिया जाता है। और जैसे सपोज करो कोई विशेष ध्यान योग्य बच्चे हैं और समावेशी शिक्षण है और सभी तरीके के कार्य और भी अन्य तरह के कार्य जो हमने इनके पढ़े, तो उसके लिए भी इनको क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। ओके,
अब इसके अलावा देखिए एसएसएस में मतलब सॉरी सर्व शिक्षा अभियान में योगा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। योगा प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है ताकि बच्चे निरोग रहे, क्योंकि हमें पता है कि भाई योगा कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इससे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, आत्मविश्वास आता है, बुद्धि तेज होती है। ओके, तो ये सर्व शिक्षा अभियान में योगा प्रशिक्षण को लाने का उद्देश्य है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से इन्होंने 2 शिक्षक नियुक्त करने की घोषणा की है। एनसीईआरटी से 2 शिक्षक इस योगा के ट्रेनिंग को इस कार्य को संपादन कराएंगे, और जिसमें एक आपकी शिक्षिका होगी और एक शिक्षक होगा, मतलब एक मेल होगा एक फीमेल होगी। ओके, तो इस तरीके से ये योगा को एसएसए में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और इसके अलावा अब लास्ट में देख लेते हैं इसकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं। देखिए इन्होंने बहुत एसएसए ने हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा पे बहुत गहरा अपना इम्पैक्ट डाला है। आप देख सकते हैं कि बस्तियों में ऐसी बस्तियों में स्कूल बने जहां बुनियादी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। ठीक, इसके अलावा भाई कक्ष का वातावरण सुधरा है, वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था हुई है, शौचालय है, स्कूल सुधार, ठीक है ना। अनुदान के माध्यम से हमारे बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया, क्योंकि अनुदान मिला इससे, तो हमारे जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का वो काफ़ी सुधरा है। वैसे हालांकि उतने लेवल तक नहीं सुधरा है, लेकिन अगर सर्व शिक्षा अभियान से पहले की बात करी जाए तो विद्यालयों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, तो उससे तो अब बेटर है। ठीक, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है भाई ये देखो, कंप्यूटर शिक्षा पे भी बल दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। कंप्यूटर शिक्षा पर बल देने से हुआ क्या है कि भाई जो डिजिटल अंतर है उसको समाप्त करने का प्रयास हुआ है इसमें, तो काफ़ी एक बड़ी उपलब्धि है इससे। और इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट कि भाई मिड डे मील जो हमारा मध्याह्न भोजन जैसी योजना है, इस योजना की व्यापक शुरुआत हुई। वैसे तो मिड डे मील 15 अगस्त 1995 से 2408 ब्लॉकों में स्टार्ट हो गया था हमारे देश में, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मिड डे मील जैसी योजना का बहुत अच्छे से उपयोग हुआ है, इसको व्यापक रूप में लागू किया है। देखिए मिड डे मील योजना का मेन उद्देश्य यही था कि देखिए जो हमारे गरीब बच्चे हैं, हमारे देश के गरीब बच्चे हैं, वो स्कूल में उपस्थित रहें। ज़्यादातर वो बच्चे आते ही नहीं है, तो कम से कम भोजन के बहाने ही वो स्कूल में रहेंगे, और उनको पोषण उनका अच्छा होगा, उनका पोषण का स्तर अच्छा होगा। अगर उनके पोषण का स्तर अच्छा होगा तो ऑफ कोर्स ये बात है कि भाई उनकी शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। तो दोस्तों इसलिए ये जो एसएसए जो अभियान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें मध्याह्न भोजन योजना जैसी योजना को भी व्यापक पैमाने पे लागू किया गया है। तो दोस्तों ये था सर्व शिक्षा अभियान। ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में हम अपने कंटेंट को और अच्छा बनाएं और उसमें और व्यापक सुधार ला पाएँ। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।